हेलो गाइस, हम इग्नू की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 7 अध्याय कर रहे थे। ठीक है, 7 अध्याय का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये आपका है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। ठीक है, ये इग्नू का BHDE 106 या फिर EHD 06 कोड है। दोनों एक ही है हिंदी के। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। बाकी के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये 7 अध्याय था। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में हम पढ़ रहे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। चलिए इसके आगे की आज करते हैं। ये आपके यहाँ तक हो गए थे। ये थर्ड क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। प्राकृत भाषा को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न बोलियों पर चर्चा करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। ठीक है, अगर आपसे प्राकृत भाषा के बारे में पूछा जाता है तो आप यही उत्तर देंगे। ठीक है, अगर आपसे प्राकृत भाषा के बारे में पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये जितनी भी आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, ये पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इसे देखते रहिए। चलिए उत्तर देखते हैं। कुछ विद्वान प्राकृत को जनसाधारण की लोक भाषा न मानकर उसे एक कृत्रिम साहित्य भाषा स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे भी हैं जो कि प्राकृत को केवल जनसाधारण की भाषा नहीं मानते हैं, केवल जनसाधारण की लोक भाषा वो नहीं मानते उसे, बल्कि उसे वो क्या मानते हैं, उसे कृत्रिम साहित्यिक भाषा मानते हैं वो। ठीक है, उसे वो कृत्रिम साहित्यिक भाषा के रूप में देखते हैं, वो कृत्रिम साहित्यिक भाषा मानते हैं, ना कि केवल वो जनसाधारण की लोक भाषा मानते हैं। ठीक है, केवल वो यही नहीं मानते हैं कि एक कृत्रिम साहित्यिक भाषा के रूप में उन्होंने उसे स्वीकार किया है। उनका मत है कि प्राकृत ने सांस्कृतिक शब्दों को हठात विकृत करने का नियमहीन प्रयत्न किया है। ठीक है, उनका मानना है कि जो हमारी संस्कृत जो भाषा थी, ठीक है, संस्कृत के जो शब्द थे, संस्कृत यूज हुआ करती थी, उसको उन्होंने क्या किया है, उसने विकृत कर दिया है। ठीक है, उसे ये मानते हैं वो संस्कृत भाषा को उसने विकृत किया है। तो उनका मत है कि प्राकृत ने, जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत ने संस्कृत शब्दों को हठात विकृत किया है, उनमें कुछ खराबी की है, कुछ कमी की है, कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, और उसने ऐसा करने से क्या हुआ है कि उनके नियमहीन प्रयत्न किया है, उन्होंने ऐसा प्रयास किया है कि संस्कृत के शब्दों में कुछ त्रुटियां करके, कुछ कमी करके वो एक प्राकृत भाषा को लाए हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि वेदकालीन कथित भाषा से ही संस्कृत उत्पन्न हुई और अनायों के संपर्क में सहारा पाकर अन्य प्रांतीयों बोलियां विकसित हुई। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मानना है कि जो वेदकालीन कथित थे, ठीक है, वेदकालीन में जो कथित भाषा से ही संस्कृत उत्पन्न हुई है। ठीक है, इनका ये मानना है, ये इन्होंने ही माना है कि जो वेदकालीन कथित थे उसी से संस्कृत भाषा उत्पन्न हुई है और उसमें अनायों के संपर्क का सहारा पाकर अन्य प्रांतीय बोलियां विकसित हुई हैं। ठीक है, संस्कृत ने केवल चुने हुए प्राचुर प्रयुक्त व्यवस्थित व्यापक शब्दों से ही अपना भंडार भरा, पर औरों ने वैदिक भाषा की प्राकृत स्वच्छंदता को भरपेट अपनाया है। ठीक है, इनका ऐसा भी ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा के बारे में कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, व्यापक शब्दों से ही अपना इसने पेट भरा है। ठीक है, यानी कि व्यापक शब्दों से ही ये अच्छे से विकसित हुई है और औरों ने वैदिक भाषा की
प्राकृत स्वच्छंदता को भरपेट अपनाया है और इन्होंने अच्छे से इसको अपनाया भी गया है। यही उनकी प्राकृतिक कहलाने का कारण है। ठीक है, यही इसके प्राकृतिक कहलाने का कारण भी माना जाता है। प्राकृत की 5 बोलियां हैं। ठीक है, अब आप ये याद रखेंगे, बाकी तो जो भी डिस्कशन था, आप प्राकृतिक की बात आएगी तो आप हेडिंग जरूर डालेंगे कि इसकी 5 बोलियां हैं। प्राकृतिक की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है, और उस 5 बोलियों को देखते हैं क्या क्या आप हेडिंग के साथ लिखेंगे एग्जाम में। फर्स्ट है सौरसैनी। ठीक है, पहली क्या है बोली इसकी? सौरसैनी है। सौरसैनी प्राकृतिक मथुरा सूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाती थी। ठीक है, जो सौरसैनी है ये कहाँ बोली जाती थी? सौरसैनी प्राकृतिक ये मथुरा और सूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाने वाली भाषा है या भाषा थी। मध्य प्रदेश की बोली से विकसित होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में इसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, अब आप सिंपल से याद रखेंगे सौरसैनी के बारे में कि जो सौरसैनी प्राकृत थी मथुरा और सूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाती थी। जो सौरसैनी है ये विकसित कहाँ से हुई थी? ये मध्य प्रदेश से विकसित हुई थी। ठीक है, सौरसैनी विकसित कहाँ से हुई थी? ये मध्य प्रदेश से विकसित हुई थी और इसी के कारण ये साहित्य के क्षेत्र में भी ये अधिक मान्यता प्राप्त थी। ये साहित्य के क्षेत्र में इसको ज्यादा मान्यता दी गई थी। ठीक है, और इसीलिए ये संस्कृत से अधिक प्रभावित भी थी। ठीक है, और यही कारण था कि ये संस्कृत से अधिक प्रभावित हो गई थी। कौन सी? सौरसैनी। ठीक है, प्राकृतिक सौरसैनी जो है ये संस्कृत से ज्यादा प्रभावित हुई थी। संस्कृत के नाटकों में स्त्री आदि पात्रों की भाषा के रूप में मुख्य रूप से सौरसैनी प्राकृतिक का ही प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब आप सिंपल से याद रखिए, इसमें 3-4 पॉइंट हैं। सबसे पहले आप सौरसैनी के बारे में क्या आप याद रखेंगे? सौरसैनी के बारे में आप याद रखेंगे कि सौरसैनी प्राकृतिक जो भाषा है वो मथुरा और सूरसेन प्रदेश के आसपास बोली जाती थी और सौरसैनी प्राकृत मध्य प्रदेश से विकसित हुई थी और मध्य प्रदेश से विकसित होने के कारण ये साहित्य के क्षेत्र में इसे अधिक मान्यता प्राप्त थी। ठीक है, और यही कारण था कि ये संस्कृत से ज्यादा प्रभावित थी। ठीक है, और जो संस्कृत के नाटक होते थे पुराने टाइम में संस्कृत के जो नाटक थे उसमें स्त्री आदि पात्रों की भाषा भी क्या थी? सौरसैनी थी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए, आई होप आपको याद हुआ होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका। दूसरा पॉइंट है पैसाची। ठीक है, अब पैसाची प्राकृतिक इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये पैसाची प्राकृत पिशाच जो जात थी उसकी भाषा थी। ठीक है, पैसाची प्राकृत पिशाच जात की भाषा थी। कश्मीर भारत ईरानी उपकुल की शाखा दरद भाषाओं का केंद्र था। ठीक है, कहाँ का इसका केंद्र था? कश्मीर भारत ईरानी उपकुल की शाखा दरद भाषाओं का केंद्र था। ठीक है, और पैसाची किसकी भाषा थी? पैसाची एक पिशाच जात थी हुआ करती थी, उसकी ये भाषा थी पैसाची। इसलिए पैसाची भाषा में दरद भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो पैसाची भाषा थी, पैसाची प्राकृत जो है वो पैसाची जाति की भाषा थी और इसमें पैसाची भाषा में दरद भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें और क्या याद रखेंगे आप कि ये जो पैसाची प्राकृतिक भाषा है ये कश्मीर भारत ईरानी की उपकुल की शाखा। ठीक है, कश्मीर भारत ईरानी की उपकुल की भाषा दरद भाषाओं का केंद्र था। ठीक है, इस भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं है। ये पॉइंट में आप याद रखेंगे कि जो पैसाची प्राकृत भाषा है इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि इसमें विपुल साहित्य था।
ठीक है, ये पॉइंट में आप याद रखेंगे कि ऐसा माना जाता है, प्रमाण नहीं है कि ऐसा माना जाता है कि इस भाषा में पैशाची प्राकृत में साहित्य उपलब्ध नहीं है और इसमें विपुल साहित्य है। ठीक है, विपुल साहित्य इसमें था ऐसा माना जाता है, जो कि मूलतः पैशाची में था। ठीक है, विपुल साहित्य था जो पूरी तरह से किसमें था, पैशाची में था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पैशाची में भी आप 3-4 पॉइंट है जिन्हें आप याद रखेंगे। पैशाची में भी पहला तो आप क्या याद रखेंगे, आप मेरे साथ साथ याद करिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे पॉइंट। ठीक है, दूसरे में हमने जो पैशाची प्राकृत देखी है, ये पैशाची जाति की भाषा थी, पहला तो आप ये याद रखेंगे। और जो पैशाची है ये कश्मीर, भारत, ईरान के उपकुल की शाखा दरद भाषाओं का केंद्र था। ठीक है, दूसरा आप याद रखें, तीसरा आप याद रखेंगे थर्ड कि पैशाची भाषा में दरद भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, पैशाची भाषा में किसका प्रभाव दिखाई देता है, दरद भाषा का। ठीक है, फोर्थ आप याद रखेंगे कि इसमें साहित्य उपलब्ध नहीं है, इसमें पैशाची प्राकृत में, पैशाची प्राकृत में साहित्य उपलब्ध नहीं है और इसमें विपुल साहित्य था। ठीक है, पैशाची प्राकृत में विपुल साहित्य था और जो कि पूरी तरह से पैशाची में ही लिखा गया था, पैशाची में ही था। ठीक है, आई होप आपको याद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है, महाराष्ट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट में महाराष्ट्री दी गई है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। ठीक है, ये तो आपको याद ही रहेगा कि जो महाराष्ट्री तो महाराष्ट्र की है, सिंपल से याद कर लीजिए, जो महाराष्ट्री है वो तो महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि महाराष्ट्री जो है प्राकृत का मूल स्थान क्या है, ये महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्री प्राकृत एक मुख्य भाषा थी। ठीक है, जो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा है वो एक मुख्य भाषा हुआ करती थी और उसमें विपुल साहित्य रचना हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्री जो भाषा है इसमें विपुल साहित्य की रचना हुई थी, ये आप याद रखेंगे। इसमें किसकी रचना हुई थी, विपुल साहित्य की इसमें रचना हुई थी। गाथा सप्तशती, गह सप्तशती, ठीक है, गाथा सप्तशती या गह सप्तशती इसकी प्रमुख रचना है। ये रचना आप याद रखेंगे कि गाथा सप्तशती या गह सप्तशती जो है इसकी प्रमुख रचना है। कालिदास, हर्ष आदि, ठीक है, इनके बारे में पता ही होगा आपको, कालिदास, हर्ष। ठीक है, कालिदास, हर्ष आदि ने अपने नाटकों में इसी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, कालिदास और हर्ष ने अपने नाटकों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, ये महाराष्ट्री भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें भी जो भी पॉइंट आप याद रखेंगे, सबसे पहला है कि महाराष्ट्री भाषा कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की मूल भाषा है, स्थानीय भाषा है और महाराष्ट्री प्राकृत एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, महाराष्ट्री प्राकृत है ये मुख्य भाषा है महाराष्ट्र की और विपुल साहित्य इसमें मिलते हैं। महाराष्ट्री साहित्य प्राकृत में क्या मिलता है, विपुल साहित्य मिलते हैं। ठीक है, और गाथा सप्तशती जो है या गह सप्तशती कह सकते हैं, इसकी प्रमुख रचना भी महाराष्ट्री में है और कालिदास और हर्ष आदि के जो नाटक हैं वो भी इसी में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। फोर्थ पॉइंट में क्या है, अर्धमागधी। ठीक है, अब अर्धमागधी और मागधी की बारी आई है। अर्धमागधी में क्या है, अर्धमागधी भाषा का क्षेत्र सौरसेनी और मागधी के बीच में है। ठीक है, अर्धमागधी जो भाषा है और सौरसेनी इसका क्षेत्र क्या है, अर्धमागधी भाषा का क्षेत्र सौरसेनी और मागधी के बीच में है। ठीक है, सौरसेनी और मागधी के बीच में अर्धमागधी का क्षेत्र है, इसलिए वह आधी मागधी कहा जाता है, इसे आधी मागधी कहा जाता है। अर्धमागधी से वैसे ही आपको पता चल रहा होगा कि आधी मतलब अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, तो वह आधी मागधी है। यह प्राचीन कोश के आसपास की भाषा है। ठीक है, ये कहाँ की भाषा है, प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। अर्धमागधी कहाँ की भाषा है, ये प्राचीन कौशल के आसपास की भाषा है। जैनियों ने इस भाषा का प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया है। ठीक है, अर्धमागधी का प्रयोग किसने किया है साहित्य लिखने के लिए, ये जैनियों ने किया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, अर्धमागधी में जैनियों ने अपना साहित्य लिखा है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ है आपका मागधी। अब मागधी की बात करते हैं। यह मगध की भाषा है, ठीक है। मागधी कहाँ की भाषा है? मागधी मगध की भाषा है। इसको गौड़ भी कहते हैं, इसको गौड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। जो मागधी है ये मगध की भाषा है और इसे हम और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? इसे गौड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस भाषा में अधिक साहित्य रचना नहीं मिली, ठीक है। इसमें मागधी में भी ज्यादा साहित्य नहीं मिले हैं, मागधी में भी अधिक साहित्य रचना नहीं मिलती है, ठीक है। अब प्राकृतिक भाषाओं की मूलभूत विशेषताएं निम्न है। जो प्राकृतिक भाषाएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? ध्वनि स्वर, ठीक है। देखिए ध्वनि स्वर में किस तरह चेंजेस हुए हैं। पहला आपका है शब्दांत, ठीक है। शब्दांत महाप्राण व्यंजन, जो शब्दांत महाप्राण व्यंजन जैसे हा है में बदल गए, ठीक है। जैसे मेहों को क्या लिखा? मेघ लिख दिया ये। ऐसे मुह को मुखम लिख दिया गया, ठीक है। ना को कैसे परिवर्तित हुआ है? ना का विकास णा में हो गया है, ठीक है। ये जो ना है इसका विकास किसमें हो गया? णा में हो गया। जैसे ण और, ठीक है। नगरम इस तरह से लिख दिया, ठीक है। फिर शब्द मध्य के व्यंजन लुप्त हुए। जो शब्द मध्य के व्यंजन थे उन्हें लुप्त कर दिया गया। जैसे कुआं कृत्तम, ठीक है। कुआं कृत्तम हो गया अर्थात करते क्रिया, ठीक है। मौ मृत राजा आदि कहीं या श्रुति, ठीक है। या का स्थान श्रुति में चेंज हुआ, श्रुति की प्रावृत्ति भी दिखाई पड़ती है। जैसे मृगांक से मयंक बन गया, ठीक है। मृगांक से क्या इन्होंने बना दिया? मयंक बन गया। ये गा की जगह गा का स्थान किसने ले लिया? गा का स्थान या ने ले लिया, ठीक है। और इस वाले रा को भी हटा दिया गया यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें चेंजेस हुए हैं। व्याकरण स्वर, अब इसमें व्याकरण स्वर में क्या चेंजेस हुए हैं? पहला है प्राकृत में पाली की तुलना में संज्ञा शब्द के रूप कम हो गए, ठीक है। प्राकृत में पाली की तुलना में, जो प्राकृत भाषा हमारी आई जिसमें पाली में पहले ज्यादा संज्ञा शब्द हुआ करते थे, प्राकृत में कम हो गए, ठीक है। प्राकृत में पाली की तुलना में संज्ञा शब्दों के रूप कम हो गए। संस्कृत में 24 रूपों की तुलना में पाली में 14 रूप रह गए, ठीक है। जहां संस्कृत में 14 रूप हुआ करते थे वहीं पाली में कितने रह गए? पाली में 14 ही रह गए। और द्विवचन के 8 रूप खत्म हो गए, ठीक है। जो द्विवचन के 8 रूप थे इन्हें खत्म कर दिया गया। प्राकृत में ये 12 ही रह गए, ठीक है। प्राकृत में आते आते कितने रह गए? ये 12 ही संज्ञा रूप रह गए। दूसरा पॉइंट इसमें है संस्कृत में हर क्रिया धातु में के एक लकार में 9 रूप बनते थे, ठीक है। जो संस्कृत की जो क्रिया थी, संस्कृत में हर क्रिया धातु, ठीक है। संस्कृत में हर क्रिया धातु के लकार में के जो थे वो 9 रूप बना करते थे और विभिन्न लकारों में 90 रूप बनते थे, ठीक है। अलग अलग लकारों के 90 रूप बनते थे। पाली में 240 रूप रह गए और पाली में कितने रह गए? 240 रह गए। और प्राकृत में इसकी तुलना में 72 ही बचे, ठीक है। इस तरह से ये घट के कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपभ्रंश का क्या अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे अपभ्रंश की बात करते हैं। अगर अपभ्रंश से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से लिखना है, ये आंसर देना है। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? अपभ्रंश साहित्य का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अपभ्रंश क्या है और उसका साहित्य क्या है, 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। अपभ्रंश के बारे में पूछा जा सकता है या फिर अपभ्रंश का साहित्य पूछा जा सकता है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका उत्तर है अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ,
ठीक है, आप एक पॉइंट याद रखेंगे। अपभ्रंश का क्या अर्थ है? अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था, ठीक है, प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था, उसे विद्वानों ने अपभ्रंश नाम से अभिहित किया। ठीक है, जिसमें प्राकृतिक में कुछ परिवर्तन करके इन्होंने एक भाषा जो विकसित हुई है वो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश को ये बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। ठीक है, प्राकृत में कुछ बिगड़ी, कुछ चेंजेस हुए, तब ये अपभ्रंश निकल कर आई। ठीक है, तो प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया, उसे विद्वानों ने अपभ्रंश नाम से अभिहित किया। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि पतंजलि पाणिनि की व्याकरण अष्टाध्याय, पाणिनि की आपको पता होगी बहुत प्रसिद्ध किताब है अष्टाध्याय। ठीक है, अष्टाध्याय के महाभाष्यकार के समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले विद्वान ही केवल शुद्ध संस्कृत बोल सकते थे। ठीक है, जो इनका क्या मत है कि उस टाइम में जो व्याकरण जानते थे वही शुद्ध जो संस्कृत थी उसे बोल सकते थे, बाकी लोग शुद्ध संस्कृत नहीं बोलते थे, नहीं या बोलते नहीं थे या बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तो पतंजलि पाणिनि की जो व्याकरण अष्टाध्याय है, ठीक है, अष्टाध्याय के महाभाष्यकार, आप ये याद रखेंगे वाला पॉइंट, के समय में व्याकरण शास्त्र, जो व्याकरण शास्त्र जानते थे, ठीक है, व्याकरण शास्त्र जानने वाले जो विद्वान थे, जो अच्छे से व्याकरण शास्त्र जानते थे, केवल वही शुद्ध संस्कृत को बोला करते थे। अन्य लोग अशुद्ध संस्कृत बोलते थे। ठीक है, दूसरे सभी लोग कैसी संस्कृत बोलते थे? वो अशुद्ध संस्कृत बोलते थे, तथा साधारण लोग स्वाभाविक बोली बोलते थे, और जो साधारण लोग थे वो स्वाभाविक अपनी बोलचाल की भाषा बोलते थे, जो उन्हें इजी पड़ती थी, आसान पड़ती थी, जो कालांतर में प्राकृत कहलाई, और बाद में जो आम बोलचाल की भाषा थी जो साधारण लोग बोलते थे, जन साधारण की भाषा थी, वही बाद में क्या कहलाई? प्राकृतिक कहलाई। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य अति प्राचीन तथा विविधतापूर्ण है। ठीक है, जो अपभ्रंश का साहित्य है वो काफी प्राचीन भी है और विविधतापूर्ण भी है। इसलिए इसकी प्रमुख धाराएं, एक पुराण, इसकी धाराएं भी हैं, जिसकी मुख्य धारा पहली क्या है? पुराण है। पुराण साहित्य। अपभ्रंश में प्रमुख रूप से जैनियों के पुराण लिखे गए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अपभ्रंश में मुख्य रूप से जैनियों के पुराण लिखे गए, जिसमें प्रमुख है, प्रमुख कौन सा है इसमें? जैनियों के जो पुराण है इनमें एक प्रमुख है पुष्पदंत। पुष्पदंत का नाम आप याद रखेंगे। जैनियों का जो प्रमुख पुराण है वो ये क्या है? पुष्पदंत का महापुराण। ठीक है, पुष्पदंत का महापुराण, और शालिभद्र सूरि का बाहुबली रास। ठीक है, दूसरा क्या है? जो शालिभद्र सूरि का बाहुबली रास है। ठीक है, अपभ्रंश के राम काव्य के कवि स्वयंभू, जो स्वयंभू थे कवि थे, राम काव्य के जो कवि थे वो स्वयंभू ने पाऊ चरयू की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की थी? पाऊ चरयू की रचना इन्होंने की थी। किसने की थी? अपभ्रंश के राम काव्य के जो कवि स्वयंभू थे, स्वयंभू ने इसकी रचना की थी। दूसरा है चरित्र काव्य। दूसरा कौन सा है? दूसरा है चरित्र काव्य। चरित्र काव्य लोकप्रिय व्यक्तियों के जीवन चरित्र हैं। ठीक है, चरित्र काव्य क्या है? ये लोकप्रिय जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति थे, लोकप्रिय व्यक्ति थे, उनके चरित्र पर लिखा गया है काव्य चरित्र काव्य। चरित्र काव्य लोकप्रिय व्यक्तियों के जीवन चरित्र हैं। ठीक है, उनके जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य है। थर्ड है कथा काव्य। ठीक है,
नेक्स्ट है कथा का। आप पॉइंट याद रखेंगे और ये इस तरह से दिया है ना, आप ऐसे लिखिएगा, 1 पॉइंट करके इसके बारे में आप लिखिए, फिर 2 करके आप यहाँ लिखिए, ऐसे बीच बीच में मत लिखिएगा आप, ठीक है। इस तरह से आप लिखिएगा, बीच बीच में मत लिखिए जिसमें इसमें जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड में क्या है, कथा काव्य। कथा काव्य ये आदिकाल के महाकाव्यों की तरह काल्पनिक कथाएं कृतियां हैं, ठीक है। कथा काव्य क्या है, ये जिस तरह से आदिकाल में जो काल्पनिक कथाएं थी उसी तरह से ये भी है, ठीक है। तो कथा काव्य ये आदिकाल के महाकाव्यों की तरह काल्पनिक कथाएं कृतियां हैं, ठीक है। फोर्थ है आपका नीति परक साहित्य, ठीक है। नीति परक साहित्य ये अधिक मुक्त रचनाएं हैं। नीति परक साहित्य क्या है, ये काफी ज्यादा मुक्त रचनाएं हैं, ये अधिक मुक्त रचनाएं हैं जिसमें जीवन के आदर्शों का विवरण है, ठीक है। क्या मिलता है इसमें, नीति साहित्य में क्या आपको मिलता है, ये अधिक मुक्त रचनाएं हैं और इसमें जीवन के आदर्शों का विवरण मिलता है, ठीक है। फिफ्थ आपका है बौद्ध सिद्ध कवियों, ठीक है, जो इसे बौद्ध के बारे में बताया गया है। बौद्ध सिद्ध कवियों ने रहस्य साधना संबंधी अपनी काव्य रचना अपभ्रंश में ही की है, ठीक है। इसमें फिफ्थ पॉइंट बताया गया है जो बौद्ध सिद्ध कवि थे, कवियों ने अपने रहस्य साधना, उन्होंने जो वो साधना करते थे, तपस्या करते थे, जो रहस्य वो चुपचाप करते थे एकांत में, तो रहस्य साधना संबंधी अपनी काव्य रचना उन्होंने किसमें की है, अपभ्रंश में ही की है, ठीक है। 6 पॉइंट है आदिकाल की जो आदिकालीन रचनाएं हैं। 6 पॉइंट में आपको आदिकालीन रचनाओं के बारे में बताया गया है। आदिकालीन रचनाएं हम जिसे हिंदी साहित्य का आदि काव्य कहते हैं, ठीक है। 6 में आदिकालीन साहित्य की जो रचनाएं हैं जिन्हें हम हिंदी साहित्य का आदि काव्य कहते हैं, उसकी कई रचनाएं अपभ्रंश में हुई हैं, ठीक है। इसकी भी कई रचनाएं किसमें हुई हैं, अपभ्रंश में हुई हैं। काव्य कृतियों में रासो साहित्य आदिकाल की प्रमुख रचना है, ठीक है। रासो अगर आपने सुनी हो, रखी हो, तो रासो साहित्य आदिकाल की मुख्य रचना है। उसमें अब्दुल रहमान की कृति संदेश राशक अपभ्रंश में लिखी गई है, ठीक है। अब्दुल रहमान की जो कृति है, ये जिसका नाम क्या है, संदेश राशक है, ये भी अपभ्रंश में लिखी गई है, ठीक है। अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं। अब अपभ्रंश भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं। अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित है। अब अपभ्रंश, अगर आपसे सिंपल अपभ्रंश के बारे में पूछते हैं तो आप यहाँ तक लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अपभ्रंश की अगर आपको से विशेषताएं भी पूछी जाती हैं तब आप आगे लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अपभ्रंश की विशेषताएं क्या क्या हैं। ध्वनि स्तर, ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, आप समझ लीजिए। ध्वनि स्तर, ठीक है, ध्वनि स्तर पर इसकी 3 विशेषताएं हैं, ठीक है। ध्वनि मतलब आवाज, ठीक है। ध्वनि स्तर पर इसकी कितनी विशेषताएं हैं, इसकी 3 विशेषताएं ध्वनि स्तर पर, ठीक है। क्या क्या है, जो आधुनिक हिंदी और उसकी बोलियों के स्वरूप को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। किस किस लिए महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक हिंदी है, ठीक है, आधुनिक हिंदी और उसकी बोलियों को समझाने के लिए जो काफी महत्वपूर्ण है। ये 3 ध्वनि है। ध्वनि की जो विशेषताएं हैं, पहला इसमें दिया गया है स्वर, ठीक है। स्वरों की दीर्घकरण हुआ है। स्वरों का क्या हुआ है, दीर्घीकरण हुआ है स्वरों का। जैसे अक्खी, ठीक है, अक्खी से आखी, अक्खी से पहले आखी बना, फिर हिंदी में आंख हो गया, ठीक है। पहले अक्खी बोलते थे, फिर आखी हुआ, फिर हिंदी में क्या हुआ, शुद्ध होके ये आंख हो गया। आदि शब्द का रूप इसी से विकसित हुआ है, ठीक है। इस तरह से बोलते बोलते चीजें सही होते होते ऐसे हो गई। हिंदी क्या है, जैसे आप ऐसे समझिए, जो भी जनसाधारण की भाषा है, जो जो शब्द हमें अच्छे नहीं लगते थे लोगों को या बोलने में मुश्किल थी, उन्हें धीरे धीरे चेंज होते होते उन्होंने एक नया रूप ले लिया, ठीक है। जैसे पहले अक्खी बोलते होंगे, फिर आँख बोला, फिर हिंदी आते आते चेंजेस हो के आँख हो गया, ठीक है, इस तरह से। दूसरा है आपका अनुनासिका। अनुनासिका का विकास इसी युग में हुआ,
ठीक है। इसी अपभ्रंश के युग में ही अनुनासिका का भी विकास हुआ, जैसे वक्र से बंक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द उपकार बहुल थे, ठीक है। शब्द उपकार की बात करें, शब्द उपकार बहुल थे यानी ऊ, ठीक है। जैसे ऊ था, ऊ से समाप्त होते थे, ठीक है। जो शब्द उपकार थे वो किससे समाप्त होते थे? जो शब्द उपकार थे वो ऊ से समाप्त हुआ करते थे उस टाइम, जैसे चरयू, ठीक है। जैसे चरयू, चरयू को फिर क्या बन गया? चरित बन गया, ठीक है। और बहुत, बहुतू लिखते थे तो उसको बहुत हो गया, तो बहुतू को चेंज कर बहुत हो गया। आधुनिक हिंदी में शब्दांश स्वर समाप्त हो गए, ठीक है। आधुनिक हिंदी आते आते जो शब्दांश स्वर थे उन्हें खत्म कर दिया गया। अब बात करते हैं व्याकरण स्तर में। व्याकरणीय स्तर में क्या बता रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कह रहे हैं कि संस्कृत शब्दों के संज्ञा रूप 24 थे, ठीक है। संस्कृत के संज्ञा रूप कितने थे? 24 थे, जो पाली में 14 रह गए। ये आप संख्या थोड़ा सा याद कर लीजिए। संस्कृत के संज्ञा रूप कितने थे? संस्कृत के संज्ञा रूप 24 थे, पाली में 14 रह गए और प्राकृत में 12 ही रह गए, ठीक है। प्राकृत में आते आते ये 12 रह गए और अपभ्रंश तक आते आते ये 6 ही रह गए, ठीक है। अपभ्रंश में ये कितने रह गए? ये 6 रह गए, ठीक है। पहले आप एक बार मैं आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। संस्कृत में संज्ञा शब्द 24 थे, ठीक है। संस्कृत में कितने थे? 24 थे संज्ञा शब्द, और पाली में 14 बचे, ये प्राकृत में ये 12 रह गए और अपभ्रंश में 6 हो गए, ठीक है। उदाहरण के लिए पुत्र को पुत्र बना दिया गया, ठीक है। जो पुत्र पहले बोलते होंगे अब पुत्र हो गया शब्द, इसलिए इसके रूप भी इस प्रकार है। अब आपको यहाँ पे कारक कुछ दिए गए हैं, जैसे कर्ता कर्म संबोधन में, एक वचन में और बहुवचन में, ठीक है। फिर करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान और संबंध, ठीक है। देखते हैं कर्ता कर्म और संबोधन में एक वचन में बोलते थे पुत, पुत्ता और पुत्तु, ठीक है। ऐसे बहुवचन में पुत्तु, पुत्ता, ठीक है। करण में, करण और अधिकरण में पुत्ते या पुत्ती, ठीक है। और बहुवचन में पुत्ही। ऐसे संप्रदान, अपादान और संबंध में कैसे बोलते थे? पुत्तस और पुत्तसु, ठीक है। पुत्तहु इस तरह से, पुत्रण और पुत्तहा इस तरह से बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, संज्ञा के कारण रूप कम होने के कारण विभिन्न विभक्ति के अर्थ को प्रकट करने के लिए परसर्ग शब्दों का प्रयोग बढ़ा। अब कौन से शब्द बढ़ गए? क्योंकि जो संज्ञा शब्द थे वो तो कम हो गए, तो इन्होंने किसको बढ़ा दिया? परसर्ग को बढ़ाया, ठीक है। संज्ञा शब्द कम हुए तो ये परसर्ग बढ़ गए, ठीक है। इनको बढ़ाना पड़ा। ये परसर्ग क्या क्या है? केर, कर, का, ठीक है। केर, कर, का, और ऐसे मध्य, माझ, मोह, मुह, में, ठीक है। उत्परित, उत्परित को या परि, पर, तय, ते, तेम, ते, से, कांग, कौंग, कुंग, को में आ गया ये, ठीक है। इस तरह से इनमें चेंजेस इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिया रूपों में भी इसी प्रकार का सरणीकरण दिखाई पड़ता है। सरणीकरण मतलब आसान कर दिए गए, क्रिया को भी इसी तरह से आसान किया गया है। संस्कृत में धातु के रूप विभिन्न लकारों में, ठीक है। संस्कृत में जो धातु के रूप थे, अभी तो हम संज्ञा की बात कर रहे थे, अब धातु की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो संज्ञा इसमें संस्कृत में जो में धातु रूप विभिन्न लकारों में कितने थे? इसके धातु रूप जो अलग अलग लकारों में 540 थे। किसमें? संस्कृत में। पाली में यही लकार कितने रह गए? 240 रह गए। धातु जो थे पाली में 240 रह गए और प्राकृत में प्राकृत आते आते 72 ही रह गए, ठीक है। संस्कृत में जो धातु के में जो लकार अलग अलग यूज होते थे 540, पाली में 240 बचे और प्राकृत में 72 बचे, ठीक है। हिंदी में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य, संभावनार्थ और विधि में कुल कितने बचे? 28 ही बचे, ठीक है। 28 क्रिया रूप हो गए यहाँ पे, किसमें? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में,
ये 28 बचे। भूतकाल में 4 रूप हैं। भूतकाल के आपको ये तो पता ही होगा, वर्तमान जो हिंदी इंग्लिश चलती है। भूतकाल में के 4 रूप हैं, भविष्य में 12 हैं, ठीक है, भविष्य के 12 हैं। इसका कारण यह है कि भूतकाल के कृदंत में पुरुष का अंतर नहीं है, ठीक है। भूतकाल में क्या है, पुरुष का अंतर नहीं है, इसलिए भूतकाल में कम है। आया, आता आदि कृदंत सिर्फ लिंग और वचन भेद बताते हैं, ठीक है, ये सिर्फ इसमें लिंग और वचन भेद बताते हैं। पुरुष की सूचना सहायक क्रिया के आधार पर मिलती है, ठीक है। पुरुष की सूचना किससे मिलती है, क्रिया के सहायक रूप से मिलती है। भविष्य में, और जो भविष्य है, भविष्य में पुरुष की भी सूचना है, और भविष्य में क्या है, पुरुष की भी सूचना है। यह एकल क्रिया है, क्योंकि ये एकल क्रिया है, यानी क्रिया का टिदंत रूप है, ठीक है। क्रिया का कैसा रूप है, टिदंत रूप है। कृदंत के कारण आया, ठीक है, कृदंत के कारण आया आदि संस्कृत क्रियाएं कहलाती हैं। एकल क्रिया से संयुक्त क्रिया, ठीक है, एकल क्रिया से संयुक्त क्रिया का विकास अपभ्रंश से शुरू होता है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एकल क्रिया से संयुक्त क्रिया का जो विकास है वो किससे शुरू होता है, वो अपभ्रंश से शुरू होता है। कृदंत तभी प्रभावी होते हैं, कृदंत जो है वो तभी प्रभावित होते हैं जब धातु रूप निश्चित हो जाए, ठीक है। कृदंत कब प्रभावित होते हैं, जब धातु का रूप निश्चित हो जाए। जैसे हिंदी में यहाँ बताया गया आ या भूतकालिक कृदंत है, ठीक है। ऐसे जा, ता वर्तमान कालिक कृदंत है। देख, गया, क्रिया आदि ये अपवादों में छोड़कर, ये कुछ अपवाद हैं, इनको छोड़कर बाकी इस तरह से दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी अभी इसमें थोड़ा बचा हुआ है। अपभ्रंश में धातु रूप निश्चित हो गए, ठीक है। अपभ्रंश में क्या हुआ, इनको धातु रूप को निश्चित कर दिया गया, अपभ्रंश में फिक्स कर दिया गया, और उनसे विभिन्न क्रिया रूप की रचना हुई, ठीक है, रचना की व्यवस्था होने लगी। इस दृष्टि से अपभ्रंश का रूप रचना की दृष्टि से आधुनिक आर्य भाषाओं से सीधा संबंध है, ठीक है। अब आप ये लाइन आप याद करने की कोशिश करिए कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश में धातु रूप निश्चित कर दिए गए, इसमें निश्चित हो गए, और विभिन्न क्रिया रूपों की इसमें रचना होने लगी, विभिन्न अलग अलग क्रिया रूपों की रचना की व्यवस्था हो गई। और इसी की वजह से क्या हुआ, इसी दृष्टि से अपभ्रंश का रूप रचना जो है की दृष्टि से ये आधुनिक आर्य भाषाओं का में सीधा संबंध हो गया। इसका जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उससे सीधा इसका संबंध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, जब शब्दों में विभिक्त आदि युक्त जब शब्दों में जो अलग अलग तरह की विभिक्त आदि जो युक्तियां हैं सलिष्ट रूप ना बने, ठीक है, तो भाषा में पद क्रम अधिक निश्चित हो जाते हैं, ठीक है। एक बार अच्छे समझने का आप कोशिश करिए इस पॉइंट को। जब शब्दों में, ठीक है, विभिक्त आदि युक्त संश्लिष्ट रूप, ठीक है, संश्लिष्ट रूप ना बने तो भाषा पदक्रम अधिक निश्चित हो जाता है। जैसे राम खाना खा रहा है, ठीक है, को खाना राम खा रहा है, ठीक है, नहीं कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं का शब्द आ सकता है। अपभ्रंश में आधुनिक भाषाओं की तरह पद क्रम अधिक सुनिश्चित हो गया है, ठीक है, और आधुनिक भाषाओं में क्या हुआ है, पद क्रम अधिक सुनिश्चित हो गया है। अपभ्रंश में आधुनिक भाषाओं की तरह ही पदक्रम क्या है, अधिक सुनिश्चित कर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका खत्म होता है। इस वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन और बचा है, छोटा सा, चलो कर लेते हैं, ठीक है, एक ही बचा है इस चैप्टर से। तो फिफ्थ इसका है क्वेश्चन, आर्य भाषाओं के विकास क्रम को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। अब आर्य भाषाओं की अगर बात की जाएगी तो आपको यही आंसर देना है, ठीक है।
ये देखिए बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर पुराने सालों में आपके पूछे गए हैं वो सारे मैं यहाँ करा रही हूँ आपको, और आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। सारे आपको मिल जाएंगे, आप बस एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से पेपर कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, आप एक दो बार देख कर ही आप लिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और एक दो बार आप देख लोगे तो उतना आपको याद रह जाएगा जितना आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो आर्य भाषाओं के विकास क्रम को संक्षेप में प्रस्तुत करिए। भारतीय आर्य भाषा के विकास को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है मतलब है कहने का कि भारतीय आर्य भाषा के विकास को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी है, ठीक है। कितना इसका समय है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा सन तक 1500 वर्ष है, जिन्हें हम 1500 वर्ष कह सकते हैं। 500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय आर्य भाषा का प्रथम रूप था, ठीक है। 500 ईसा पूर्व के आसपास भारतीय आर्य भाषाओं का पहला रूप था। वैदिक और लौकिक संस्कृत पाणिनि के व्याकरण द्वारा इस प्रकार स्थिर हो गई, ठीक है। जो वैदिक संस्कृत थी और लौकिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक और लौकिक संस्कृत पाणिनि के व्याकरण, आपको पता होगा जो पाणिनि ने व्याकरण लिखा है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैदिक और लौकिक जो संस्कृत है वो पाणिनि के व्याकरण द्वारा इस प्रकार स्थिर हो गया था कि संस्कृत परवर्ती समय में मात्र शास्त्र शिक्षा तथा साहित्यिक सृजन की भाषा बनकर रह गई, ठीक है। इनके समय में जो संस्कृत थी वो कैसी भाषा बन के रह गई? केवल शास्त्र शिक्षा, ठीक है, शास्त्र शिक्षा साहित्य सृजन की भाषा बनकर रह गई और बोलचाल की लोक भाषा के रूप में उसका प्रयोग सीमित हो गया, ठीक है। बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता था या बहुत कम हुआ करता था। और ये जो संस्कृत थी ये पाणिनि के समय में पाणिनि के व्याकरण का जो व्याकरण इन्होंने लिखे हैं ये स्थिर हो गई उस टाइम, केवल ये साहित्य व्याकरण की भाषा बनकर रह गई, ठीक है। और बोलचाल की लोक भाषा के रूप में इसका प्रयोग सीमित हो गया। जब संस्कृत बोलचाल की जन भाषा थी, ठीक है, जब संस्कृत भी बोलचाल की जन भाषा थी तब भी भारत में अनेक आर्य तथा आर्योत्तर बोलियां थी, तब भी बहुत सारी बोलियां थी भारत में। उनमें साहित्यिक भाषा के रूप में केवल संस्कृत ही प्रचलित थी, ठीक है। तब भी साहित्य के रूप में केवल संस्कृत का ही प्रचलन था, संस्कृत में ही साहित्य लिखा जाता था। संस्कृत भाषा के साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो जाने के साथ ही प्रारंभ से एक शिक्षा व्यवस्था भी विकसित हो गई, ठीक है। एक शिक्षा व्यवस्था भी विकसित हो गई जिसे संस्कृत शिक्षा व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। जिसे क्या, क्योंकि उस टाइम संस्कृत सबको पढ़ना अनिवार्य था, सभी लोग संस्कृत में पढ़ाई हुआ करती थी, तो ये जिसे संस्कृत शिक्षा व्यवस्था भी कहा जाता था। आर्य संस्कृत तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ संस्कृत शिक्षा व्यवस्था भी विकसित हुई, ठीक है। इसका सिर्फ प्रचार और प्रसार ही नहीं हो रहा था बल्कि संस्कृत शिक्षा व्यवस्था का भी विकास हुआ। पाणिनि के आधार पर संस्कृत का जो मानकीकरण हुआ, ठीक है, पाणिनि के आधार पर जो संस्कृत का मानकीकरण था उसके कारण वह साहित्य और शास्त्र के सृजन और अध्यापन की माध्यम भाषा के रूप में एक स्थायी भाषा या अमर भाषा रूप में सिद्ध हुई, ठीक है। पाणिनि का नाम बहुत बार आ चुका, आप इन्हें याद रखिएगा। पाणिनि के आधार पर, ठीक है, पाणिनि के आधार पर जो संस्कृत थी, संस्कृत का जो मानकीकरण इन्होंने किया था उसके कारण ये साहित्य और शास्त्र की भाषा बन चुकी थी, ठीक है। ये किसकी भाषा बन गई थी? साहित्य और शास्त्र की भाषा बनी हुई थी कि सृजन का और अध्यापन जो भी लिखना पढ़ना भी इसी में हुआ करता था कि माध्यम भाषा के रूप में ये स्थायी हो गई, ठीक है, या फिर कहें तो अमर हो गई।
कालांतर में पाली, प्राकृत आदि भाषाएं अस्तित्व में आई और बाद में क्या हुआ, बाद में पाली और प्राकृत जैसी भाषाएं भी अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है यहाँ पे 7। इसके क्वेश्चन आंसर हमने सारे कर लिए। ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप PDF चाहते हो तो आप अपनी मेल ID मुझे दे देना। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।